हेलो माय डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं। आज प्रश्न पत्र लेकर आया हूँ अर्धवार्षिक परीक्षा का कक्षा 8 का। विषय गणित है और पूर्णांक अधिकतम मार्क्स इसके हैं 42 अंक। 42 अंक का पेपर आने वाला है। बिल्कुल हूबहू यही पेपर आने वाला है आपके अर्धवार्षिक परीक्षा में, राजस्थान बोर्ड में, राजस्थान की जो अर्धवार्षिक परीक्षा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। प्रश्न संख्या 1 से सही विकल्प का चयन कीजिए। तो पहला प्रश्न है, यदि 3x माइनस 4 गुणा ब्रैकेट के अंदर है 64 माइनस एक्स ब्रैकेट बंद बराबर 10, तो x का मान कितना है। डी आएगा ऑप्शन 38। कैसे आया ये बता रखा है मैंने, देखिए यहाँ पर 3x माइनस 4 को गुणा कर दिया है 64 से, ब्रैकेट खोल दिया है, तो 64 से गुणा किया, फिर माइनस 4 को माइनस x से गुणा किया तो प्लस 4x आ गया। यहाँ देखिए 4 से गुणा किया 64 को इधर, फिर 4 को, ये 4 है, यहाँ x से गुणा किया तो प्लस का 4x आ गया और यहाँ बराबर 10 आ गया। और इस तरह से यहाँ 3x प्लस 4x 7x हो गए। यहाँ पर ये देखिए 3x और ये हो गए हमारे 4x। 7x माइनस ये 256 बराबर 10 और 7x बराबर 266। इस तरह से x की वैल्यू आ गई 38। तो ऑप्शन हो गया डी पे टिक लगा लीजिए, डी लिख लीजिए ब्रैकेट के अंदर। प्रश्न संख्या 2, एक संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। किसकी परिभाषा है ये? परिभाषा परिमेय संख्या की परिभाषा है। परिमेय संख्या की परिभाषा क्या होती है? एक संख्या जिसे p बटे q के रूप में व्यक्त किया जा सके, जहाँ p और q पूर्णांक हैं तथा q 0 के बराबर नहीं है। 0 इज़ नॉट इक्वल टू q इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो सही ऑप्शन आ गया डी पे टिक कर लीजिए। चलिए अगले प्रश्न पर। प्रश्न संख्या 3, निम्न में से कौन सा एक रैखिक व्यंजक है? रैखिक व्यंजक कौन सा होता है? जिसमें चर की अधिकतम घात 1 होती है। तो यहाँ देखिए जो ए ऑप्शन है उसमें चर की अधिकतम घात 2 है, बी में y की अधिकतम घात 2 है और सी में कांस्टेंट है एक 4 है, और डी एक ऐसा ऑप्शन है जिसमें x की घात 1 है, सबसे बड़ी घात 1 है। तो सही ऑप्शन हो गया इसका डी, x प्लस 1। अगला प्रश्न है 4 नंबर, जब एक पासे को फेंका जाता है तो उसमें अभाज्य संख्या आने की प्रायिकता क्या है? एक पासे के अंदर 6 तरह के अंक आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, 2 आ सकते हैं, 3 आ सकते हैं, 4 आ सकते हैं, 5 आ सकते हैं और 6 आ सकते हैं। और अभाज्य संख्या तो कुल जो नंबर आ सकते हैं वो कितने आ सकते हैं? पॉसिबिलिटी, कुल संभावना कितनी है? 6। और अभाज्य संख्या प्राप्त करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 3, क्योंकि अभाज्य संख्या कितनी है? 1, 3 और 5। तो प्रायिकता कितनी हो गई? 3/6, यानी कि 1/2। 3/6 को काट देंगे तो कितना आ जाएगा? देखिए 3/6, ये काट दिया 1, ये काट दिया 2, तो आ गया 1/2। सही ऑप्शन आ गया हमारा 1/2 ए। अगला प्रश्न 5वां, एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी यदि प्रत्येक बाह्य कोण की माप 24 डिग्री हो? बाह्य कोण यदि 24 डिग्री का है तो अंतः कोण कितना हो जाएगा? 180 माइनस 24 डिग्री प्रत्येक कोण। तो कितना आएगा ये? 156। और 156 डिग्री किस में होता है? जिसमें 15 भुजाएं होंगी। तो यहाँ एक समबाहुभुज की कितनी भुजाएं होंगी? 15, यानी ऑप्शन आएगा बी, भुजाएं आएंगी 15। करेक्ट ऑप्शन है बी। अगला प्रश्न, 8000 का घनमूल कैसे निकालेंगे?
8 गुणा 1000 कर लो इसको। देखिए 8 गुणा 1000, 8 का घनमूल तो हो गया 2 और 1000 का घनमूल हो गया 10, 10 दूना 20, 20 आ गया। सही ऑप्शन आ गया इसका बी। अगला प्रश्न 7वां, अंकित मूल्य पर दी गई छूट क्या कहलाती है? जो अंकित मूल्य उस पर छूट दी गई क्या कहलाती है? बट्टा। तो ऑप्शन हो गया डी, डी पे टिक लगा लीजिए। 8वां प्रश्न, यदि x का 90% 315 किलोमीटर है और तो x का मान होगा, चूंकि सिंस से कर सकते हैं, चूंकि इसलिए से यदि x का 90% यानी 100 का 90, 100 का कितना है 90, तो 100 का 90 कितना है 315, यानी कि 90 बराबर 315, तो 100 होगा तो कितना होगा 350 किलोमीटर। ऑप्शन आएगा बी, तो बी पे टिक कर लीजिए। अगला प्रश्न, एक चतुर्भुज के अंतः कोणों का योग कितना होता है? चतुर्भुज के कोणों का, जो अंदर 4 कोण होते हैं, चारों का योग कितना होता है? 360 डिग्री। तो ऑप्शन हो गया डी, डी पे टिक कर लीजिए। अब चलिए अगला प्रश्न 10वां प्रश्न। एक पाई चार्ट में वृत्त के केंद्र पर कुल कितना कोण होता है? वृत्त के केंद्र पर देखिए ये वृत्त बना हुआ है, ये वृत्त वापस से बना देता हूँ, ये वृत्त बन गया और यहाँ ये सेंटर है, केंद्र है। अब यहाँ से एक व्यास खिंच रहा है। अब यहाँ देखिए कुल कितना कोण होगा, ये पूरा कितना कोण होगा? 360 होगा। तो बी ऑप्शन हो गया हमारा 360 डिग्री। नेक्स्ट अगला है, सारणी दी गई है, सारणी में दिए गए शब्दों में से उचित शब्द का चयन करते हुए रिक्त स्थानों की पूर्ति करना है। तो यहाँ देखिए 27 दे रखा है, अपरिमेय दे रखा है, 100% दे रखा है, 100%, उत्तल 400%, अवतल 29, समद्विभाजित 300% परिमेय। इनमें से हमें ये प्रश्न दिए हुए हैं, खाली स्थान रिक्त स्थान दिए हुए हैं, इनकी पूर्ति करनी है। तो 11वां प्रश्न देख लेते हैं। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा क्या होता है? इनमें से परिमेय होता है। दो परिमेय संख्याओं का गुणनफल हमेशा परिमेय होता है। तो परिमेय पे परिमेय लिख देते हैं, यहाँ पर ये आ जाएगा, यह आपने परिमेय लिख दिया है। अगला प्रश्न है 12वां, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को क्या करते हैं? दो बराबर भागों में बांटते हैं, समद्विभाजित करते हैं। तो इसका आ जाएगा ऑप्शन समद्विभाजित, ये लिख दिया। 13वां प्रश्न, 729 का वर्गमूल कितना है? 27 होता है। यहाँ 27 और 29 दिए गए हैं, तो देखिए अंदाजे से लिख लिए 7 7 49, 9 आएगा और 9 9 81, यहाँ 1 आ रहा है, तो ये तो आएगा ही नहीं। तो यहाँ आएगा 27, 729 का वर्गमूल 27 होगा। 14वां प्रश्न है, आयत एक कौन सा चतुर्भुज होता है? समांतर चतुर्भुज होता है। लेकिन इन सारणी में इस तरह का कोई ऑप्शन, कुछ उचित शब्द इसका दे नहीं रखा है। तो ये प्रश्न या तो गलत है, अगर नहीं आता है तो खाली छोड़ दीजिए, और नहीं तो याद है तो लिख दीजिए समांतर चतुर्भुज होता है। 15वां प्रश्न, किसी संख्या का 15वां प्रश्न, किसी संख्या का 4 गुना होना उस संख्या में कितनी % वृद्धि के बराबर आ जाएगा? 400%। यानी कि अगर 100 है और उसका 4 गुना कर दें तो 100%, फिर 100% 400% हो जाएगा। अब आ गया हमारा सत्य और असत्य कथन की पहचान करना है। प्रश्न संख्या 16, बताना है कि ये कथन सत्य है अथवा असत्य। जीएसटी, प्रश्न संख्या 16, जीएसटी माल और सेवा कर का संक्षिप्त रूप है। बिल्कुल सही है, जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स, माल और सेवा कर, इसका हिंदी में कहेंगे। तो ये सत्य कथन है। 17वां प्रश्न, 2x - 3 बराबर x + 2 का हल है। एक x बटे x बराबर 4,
तो इसको सॉल्व करके देख लो। सॉल्व करेंगे तो ये x बराबर 5 आएगा। सही जो इसका आएगा x की वैल्यू वो 5 आएगी, इसलिए ये जो कथन है ये असत्य है। अगला प्रश्न, प्रत्येक आयत एक समांतर चतुर्भुज होता है। बिल्कुल सही है, सत्य पे क्लिक कर दो। 19वां प्रश्न, वृत्त आलेख पाई चार्ट भी कहलाता है। बिल्कुल सही है, वृत्त का जो ग्राफ है वो पाई चार्ट भी कहलाता है, ये सत्य कथन है। 20वां प्रश्न, दो संख्याओं का अंतर 40 है। यदि एक संख्या x है तो दूसरी संख्या 40 माइनस x होगी? नहीं, ये गलत है। सही जो उत्तर है इसका 40 प्लस x आएगा, लेकिन यहाँ पर 40 माइनस x दे रखा है, इसलिए ये कथन क्या है हमारा? असत्य कथन है। अगला प्रश्न है 21 नंबर, 3 लगातार पूर्णांकों का योग 51 है, तो पूर्णांक ज्ञात करिए। तो सबसे पहले करेंगे पूर्णांक, मान लेते हैं कि वो पूर्णांक x है, ये x पूर्णांक मान लिया। अब 3 लगातार पूर्णांक हैं, तो इससे अगला पूर्णांक क्या होगा? इसमें 1 जोड़ना पड़ेगा, x प्लस 1 हो जाएगा, और अगला पूर्णांक x प्लस 2। तो इस तरह से 3 पूर्णांक हो गए, x प्लस 1 और x प्लस 2, और तीनों को जोड़ दो। जोड़ दिया तो यहाँ जोड़ दिया ये x प्लस 1 प्लस x प्लस 2 बराबर किसके बराबर है? ये 51 के बराबर। अब इसको सॉल्व कर लिया, हल कर लिया, तो x प्लस x 3x हो गए यहाँ, प्लस 1 प्लस 2, यहाँ 3 आ गए बराबर 51, और इसको जब सॉल्व किया तो x आ गया हमारा 16, x बराबर 48/3 बराबर 16। तो पहला जो x आया 16, उसके बाद 16 में 1 जोड़ दिया 17 आ गया, और 17 में 1 और जोड़ दिया तो 18 आ गया। तो 3 जो लगातार पूर्णांक कौन से हैं? 16, 17 और 18, ये इसका उत्तर है। अगला प्रश्न 22वां प्रश्न है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम ज्ञात करो। तो गुणात्मक प्रतिलोम क्या होते हैं? गुणा करेंगे 2 नंबरों को तो 1 आना चाहिए। तो -13 को ऐसी कौन सी संख्या से गुणा करें कि 1 आ जाए? तो एक ऐसी संख्या है -1/13 है, 1/13 है। और इसी तरह से दूसरा 1/5 का गुणात्मक प्रतिलोम क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। यदि 1/5 को 5 से गुणा करेंगे तो 1 आएगा। इसी तरह से -13 को 1/-13 से गुणा करेंगे तो भी 1 आएगा। अगला प्रश्न 23वां प्रश्न, 1/4 और 1/2 के मध्य एक परिमेय संख्या ज्ञात करो। तो 1/4 और 1/2 का औसत निकाल लो। तो कैसे निकालेंगे औसत? दोनों को जोड़ना है और उसको 2 से भाग देना है। तो 1/4 और 1/2 जोड़ दिया, कितना आ गया? 3/4। यहाँ देख लीजिए, ये 3/4 आ गया, और 3/4 को 2 से भाग दे दिया, तो ये भाग दिया है, देखिए यहाँ पर ये भाग दे रखा है, ये भाग दे रखा है 2 से। तो ये कितना आ गया? 3/4 गुणा 1/2 हो जाएगा बराबर 3/8 आ गया। ये आ गई हमारी परिमेय संख्या 1/4 और 1/2 के मध्य की। अगला प्रश्न 24वां प्रश्न, एक पाइथागोरस त्रिक ज्ञात कीजिए जिसकी एक संख्या 12 है। तो पाइथागोरस त्रिक का फार्मूला क्या है? त्रिक होती हैं 3 नंबर जो होते हैं, ऐसे नंबर जिनमें एक संबंध होता है, एक नंबर का वर्ग दूसरे नंबर्स के वर्गों के योग के बराबर होता है। ये एक पाइथागोरस त्रिक होती है। ये नंबर होते हैं 3 इस तरह के। तो ये नंबर कैसे निकाल सकते हैं? इसका फार्मूला 2m, m स्क्वायर m का वर्ग -1 और m स्क्वायर m का वर्ग +1। तो यहाँ हमने मान लिया 2m बराबर 12। ये जो एक संख्या दे रखी है 12, तो ये 3 नंबर हैं, 2m, m स्क्वायर -1
और m² + 1। तो एक नंबर ले लिया 2m बराबर 12 ले लिया, तो m आ जाएगा हमारा 12/2 यानी कि 6 आ गया। 6 आ गया है, इसको m² - 1 में रख लिया, m² - 1 में रखा, तो यहाँ पर ये देखिए 36 - 1 आ गया, ये 35 आ गया, दूसरा नंबर 35 आ गया, और तीसरा नंबर m² + 1, m की जगह 6 रख दिया, तो इस तरह से तीसरा नंबर आ गया हम 36 + 1 यानी 37। इस तरह से पाइथागोरस त्रिक हो गई हमारी 12, 35 और 37। अगला प्रश्न 25वां। निम्न आकृति ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। ये एक समांतर चतुर्भुज है, x और y इसमें निकालने हैं। कैसे निकालेंगे? देखिए, समांतर चतुर्भुज की आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं, तो ये भुजा और ये भुजा बराबर है। कितनी है ये? 3x किसके बराबर है? 18 के। तो हमने लिख दिया 3x = 18। इसी तरह से ये भुजा और ये भुजा यानी AB = CD। ये देखिए AB = CD लिख दिया और AD = BC। ये किसके बराबर हो गया? 3y - 1 = 26। तो ये दूसरी समीकरण ये आ गई। दोनों को हल करके x और y के मान निकाल लेते हैं। तो x का मान आ गया 6 और y का मान आ गया हमारे पास 9। अगला प्रश्न 26वां। हल करना है। 6x + 1/3 + 1 = x - 3/6। तो यहाँ पर क्या किया हमने? ये 1 है, इसको बराबर के दाईं तरफ ले लिया, तो -1 आ गया। इसी तरह से ये जो नंबर है इसको हमने बराबर के बाईं तरफ ले लिया, तो ये माइनस का हो गया। देखिए, और अब इनका दोनों का लसागु निकाल लिया है, ये लसागु निकल गया, और लसागु निकाल के दोनों तरफ 6 से गुणा कर दिया। दोनों पक्षों को 6 से गुणा कर दिया है। यहाँ देखिए ये भी 6 से गुणा कर दिया और इस पक्ष को भी 6 से गुणा कर दिया। तो यहाँ 6 से गुणा होके तो ये 6 से 6 कट गया, और यहाँ पर -1 × 6 ये आ गया -6। अब यहाँ पर ये संख्या आ गई है, तो इसको खोल लेते हैं ब्रैकेटों को, कोष्टकों को। तो ये आ जाएगा 2 × 6 = 12, 12x आ गया। 2 से 1 को किया तो 2 आ गया, -1 को x से किया तो ये -x आ गया, -1 को -3 से किया तो +3 आ गया। इस तरह से ये सॉल्व किया तो 11x + 5 = -6, और इस तरह से जो x की मान आ गया हमारा -1। प्रश्न संख्या 27। एक टीवी 21,000 रुपये में ख़रीदा गया और 1 वर्ष के पश्चात टीवी का मूल्य 5% अवमूल्यन हो गया, यानी कम हो गया, 5% घट गया। टीवी खरीदते हैं तो अगली साल पुराना हो गया, तो 5% उसकी रेट कम हो गई। 1 वर्ष बाद टीवी का मूल्य ज्ञात करो। तो चूँकि इसलिए से इस टीवी का मूल्य हम ज्ञात कर सकते हैं कि जब टीवी 100 रुपये में ख़रीदा तो 1 वर्ष पश्चात टीवी का मूल्य 95 रुपये, 5% कम हुआ है ना। तो यदि 100 रुपये है तो 5 रुपये कम हो गया उसका, यानी 100 रुपये का ख़रीदा है तो 1 साल बाद टीवी का मूल्य 95 रुपये रह गया। और यदि जब टीवी 1 रुपये में ख़रीदा होता तो 1 वर्ष पश्चात कितना होता? 95/100। और यदि टीवी 21,000 रुपये में ख़रीदा है तो 1 वर्ष पश्चात 95/100 × 21,000। और इसको सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर आ जाएगा 19,950 रुपये। यही टीवी का मूल्य है कब? 1 वर्ष बाद का। अगला प्रश्न, निम्न पाई आलेख में एक परिवार के लिए 1 माह में विभिन्न मदों में खर्च प्रतिशत में तथा बचत दर्शाए हुए हैं। ये देखिए, ये है आलेख, वृत्त आलेख है। इसमें 15% यहाँ बता देता हूँ मैं। ये जो है
ये 15% है बच्चों की शिक्षा पर, ये भोजन पर है 25%, ये लिख रहा है ना। कपड़ों पर खर्चा और बचत है हमारी 15%, अन्य में खर्चा है 20%। यानी कि अगर 100 रुपये खर्च करते हैं तो उसमें से 20 रुपये अन्य पर, बचत पर, भोजन पर 25%, बच्चों की शिक्षा पर 15 रुपये, घर खर्च पर 10 रुपये और परिवहन यानी जाने आने पर किराया 5 रुपये खर्च होता है। तो आलेख समझ में आ गया। अब हमें पता करना है पहला, किस मद पर सर्वाधिक खर्च हुआ। तो सबसे ज़्यादा खर्चा यहाँ किस पे हुआ? भोजन पर। कितना है? 25%। ये जो है 25% भोजन पे खर्च हो गया। दूसरा है, किस मद पर खर्च बचत के समान है, यानी बचत कितनी है? 15%। ये देखिए 15% है। और बच्चों की शिक्षा पे खर्चा कितना है? यहाँ भी 15% है। दोनों बराबर हैं, बचत बराबर बच्चों की शिक्षा। तीसरा है, यदि परिवार की मासिक आय 3000 रुपये है तो कपड़ों पर होने वाला मासिक व्यय ज्ञात कीजिए। अब परिवार की मासिक आय यहाँ 100 रुपये है। जब 100 रुपये परिवार की मासिक आय है तो कपड़ों पर खर्च कितना हो रहा है? 10 रुपये। देखिए 10% खर्च हो रहा है। यानी कि जब अगर मासिक आय 100 रुपये है तो कपड़ों पर खर्चा कितना है? 10 रुपये। और जब 1 रुपये परिवार की मासिक आय है तो कपड़ों पर खर्च कितना है? 10/100 रुपये। और जब 3000 रुपये परिवार की मासिक आय है तो कपड़ों पर खर्च कितना हो रहा है? 10/100 गुणा 3000, यानी कि 300 रुपये कपड़ों पे खर्चा होगा। अर्धवार्षिक परीक्षा के प्रश्न पत्र के सारे प्रश्न समाप्त हो गए हैं। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक करें और जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।